दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने अपनी विदेशों में जो कंपनियां थी करीब 6 के आसपास उनको बेच दिया। उससे 100 करोड़ रुपीज़ की इनको बड़ी रकम मिल गई है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ थी। यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग होनी थी लेकिन गिरावट हुई। इसके पीछे वजह की रिलायंस इंफ्रा के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। ये लेटेस्ट अपडेट है। मुंबई और इंदौर में इनकी रेड पड़ी है अलग अलग जगहों पे। तो पूरी अपडेट क्या है, उसने पूरा माहौल बिगाड़ा है। अब रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि रिलायंस पावर की आप देखिए प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रा है। तो दोनों का उसका असर तो होता ही है। कोशिशें बहुत ज़्यादा की जाती है ताकि किसी भी तरह से इस सारी मुसीबत से बाहर निकल के बिजनेस को बढ़ाया जाए, लेकिन पुराने मामले हैं कि लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या संभावना बन रही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिजनेस पटरी पे आ चुका है। कंपनी इस समय अपने कर्ज को ख़त्म कर चुके हैं। दोनों कंपनियां डेट फ्री हो चुकी है। तो अब तो एक तरह से बिजनेस भी देखिए, डिफेंस सेक्टर में रिलायंस इंफ्रा की एंट्री हो चुकी है। रिलायंस पावर रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन कैसे पुराने मामलों से बाहर निकलेंगे उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देखो कि 44.44 पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1% की गिरावट हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी अच्छी खासी 45.39 पर। इंट्राडे में उससे भी अच्छा गया, लगभग 45.78 तक चला गया। लेकिन खबर निकल कर आई कि रिलायंस इंफ्रा पे रेड पड़ी है, उसने माहौल बिगाड़ दिया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 1.93% की तेज़ी बनी है। यानी महीने भर से देखें तो स्टॉक फिर से पॉजिटिव करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली तेज़ी के दौर में स्टॉक बहुत ज़्यादा 76 तक चला गया था। उसके बाद स्टॉक आप देखें तो काफ़ी नीचे आ गया, गिरावट की चपेट में आ गया, 44 के आसपास है। कल्पना नहीं की थी इतनी बड़ी गिरावट होगी। तो रिलायंस पावर में हमने लगातार देखा है बड़ी तेज़ी के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट भी होती है और फिर एक बड़ा जंप ही स्टॉक लेता है। पिछले 3 महीनों में आप देखें तो यहाँ पे 36.14% की गिरावट हुई है। यानी जो लोग ऊपर के लेवल में फंस गए उनको भारी नुकसान हो रहा है। जो 70 रुपये के आसपास जिन्होंने खरीदारी की होगी, पिछले एक साल के हिसाब से भी यहाँ पे 7.75% का फिलहाल निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा स्टॉक। लेकिन पिछले 3 सालों में यहाँ पे 173 पॉइंट की अच्छी खासी तेज़ी बनी है और पिछले 5 सालों में 1532% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। कोविड काल में स्टॉक काफ़ी नीचे था। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, अनिल अंबानी ने एक साथ अपनी 6 कंपनियाँ बेच दी है और इससे उनको 100 करोड़ रुपीज़ मिलने जा रहा है। तो ये देख लो कि कंपनी को 100 करोड़ का चेक मिलेगा। उनकी कंपनी रिलायंस पावर ने इंडोनेशिया में अपनी 6 जो यूनिट थे उसको बेचने का फैसला किया। सिंगापुर की कंपनी के साथ में उन्होंने डील फाइनल की है। तो देख सकते हो कि कंपनी ने इंडोनेशियाई जो सहायक कंपनियों को बेचने का ऐलान किया है। कंपनी ने बताया कि उसने यहाँ पे बायो ट्रस्टर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक शेयर खरीद समझौता किया। इसके तहत कंपनी इंडोनेशिया में अपनी 6 जो सब्सिडीज कंपनी है उनकी पूरी 100% की इक्विटी बेच रही है। इन कंपनियों में टी अवनीश कोल रिसोर्स और पीटी हिडिंबा कोल रिसोर्स शामिल है। तो इस एग्रीमेंट पे साइन हो चुका है और 30 दिसंबर 2025 तक इस डील को फाइनल कर लिया जाएगा। तो पिछले वित्त वर्ष में देखें इन सहायक कंपनियों से रिलायंस पावर को कोई इनकम नहीं हुई है। हालांकि ये रिलायंस पावर की कुल नेटवर्थ का 0.53% हिस्सा थी। इस बिक्री से कंपनी को कुल 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि सौदा पूरा होने पर मिलेगी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि खरीदार बायो ट्रस्टर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। तो एक बड़ी डील कर दी है, अच्छी गुड न्यूज़ है। जो कंपनियां इनकम नहीं जनरेट करके दे रही है उनको बेचना जरूरी है, जिससे एक बड़ी आवश्यक रकम मिलेगी जिसका इस्तेमाल दूसरे बिजनेस को पूरा करने में किया जाएगा। कंपनी भूटान में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट करी है। इंडिया में इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले टेंडर के माध्यम से सरकारी, जिनको कंप्लीट करना है। कंपनी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में फंड की आवश्यकता है। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट इनको मिला है। दूसरी और भी सरकारी कंपनियों से लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे, टेंडर जीत रही है कंपनी। तो सोलर विंड और हाइब्रिड का प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। तो स्टोरेज के साथ अब जो प्रोजेक्ट शुरू किए कंपनी ने, जो आने वाले समय देश का फ्यूचर यही है कि आप सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट के साथ एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी लगाए, जिसकी महारत मिल चुकी है रिलायंस पावर को। जैसे आने वाले समय स्थिति बेहतर होगी। अब रिलायंस इंफ्रा की बात तो 242 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.28% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो शुरुआत फ्लैट हुई थी लेकिन उसके बाद आप देखें तो गिरावट हुई क्योंकि यहाँ पे ईडी ने फिर कार्रवाई की है। तो ईडी ने मंगलवार को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की
जो 6 अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पर इन्होंने छापा डाला है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत की गई है। ईडी का यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि कंपनी ने विदेश में पैसे भेजते समय कोई नियम तोड़े हैं क्या। छापेमारी में मुंबई और इंदौर में रिलायंस इंफ्रा के ऑफिस और परिसर में जांच की गई है। तो अब की बारी है फेमा के तहत कार्रवाई हुई है। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई उन आरोपों के आधार पर की जा रही है जिनमें कहा गया है कि रिलायंस इंफ्रा ने विदेश में अवैध लेन देन किया है, यानी जो उन्होंने डील की है उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है। इससे पहले भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर वित्तीय अनियमितताओं और लोन डाइवर्जन की जांच हो चुकी है। इस रेड का मकसद कंपनी की वित्तीय गतिविधियों और विदेशी लेनदेन की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। तो सूत्रों के अनुसार ईडी ने छापे इसलिए मारे क्योंकि रिलायंस इंफ्रा पर आरोप है कि कंपनी ने विदेश में पैसे भेजते समय नियम तोड़े हैं। इससे पहले भी अनिल ग्रुप की कंपनियों पर आरोप लगे थे। उन्होंने 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन का गलत इस्तेमाल किया है, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। पैसों में गड़बड़ी की है। इन मामलों की जांच मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी PMLA के तहत चल रही है और अब फेमा के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। तो सेबी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रिलायंस इंफ्रा ने CLE नाम की कंपनी के जरिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट यानी ICD के रूप में पैसे अपने ग्रुप की ही कंपनियों में भेजे। आरोप यह भी है कि कंपनी ने CLE को अपनी सम्मिलित पार्टी के तौर पर घोषित नहीं किया ताकि उन्हें शेयरधारकों को और ऑडिट पैनल से मंजूरी न लेनी पड़े। अब इसको लेकर रिलायंस ग्रुप का जवाब भी आ चुका है। तो रिलायंस ग्रुप ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र का जो आरोप लगाया जा रहा है वह 10 साल पुराना है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कंपनी ने अपने वित्तीय दस्तावेजों में साफ लिखा था कि उसका असली एक्सपोजर है वो सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए का था। रिलायंस इंफ्रा का कहना है कि यह मामला उसने पहले ही 9 फरवरी 2025 को सार्वजनिक रूप से बता दिया था, यानी कोई नई बात नहीं है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी पहले शेयर कर दी थी। कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की मध्यस्थता प्रक्रिया और बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अवार्ड के जरिए उसने पूरा 6,500 करोड़ रुपये वापस लेने का समझौता कर लिया है। साथ ही कंपनी ने यह भी साफ कर दिया कि अनिल अंबानी पिछले 3 साल से रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड के मेंबर भी नहीं है, यानी एक तरह से रिलायंस इंफ्रा का इससे कोई संबंध नहीं है। तो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसको माने तो CBI की कार्रवाई, ED की कार्रवाई, फेमा के तहत कार्रवाई, PML के तहत कार्रवाई, बहुत सारी कार्रवाई है, बहुत सारी एजेंसियां अभी अनिल अंबानी के पीछे लगी है। ऐसे में थोड़ी सी स्थिति दबाव की बनेगी। आने वाले समय हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा और दबाव देखने को मिले, इसलिए अभी थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना जरूरी है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये देखो कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून में। मार्च में 23.27% होल्डिंग थी, जून में उसको 24.98% किया है। FI का निवेश घटा है, 13.21% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 12.93% हुई है। DI ने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, 3.29% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 3.61% हुई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 60.22% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 58.48% हो चुकी है। तो इस समय प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, साथ में DI ने निवेश को बढ़ाया, लेकिन FI और जनरल पब्लिक ने निवेश घटाया है। ऐसे में वेट एंड वॉच करना होगा स्टॉक को लेकर, क्या आगे क्लियरिटी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।